हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए बेहतरीन इतिहास के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और गंभीरता से उत्तर देना है। चलिए बच्चों, देखते हैं आज आपका पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है आपका, और ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है और इसलिए आप लोग इसका उत्तर गलत नहीं करेंगे बच्चों। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तस्पर्श का प्रकार नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो हस्तस्पर्श का जो है प्रकार नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हस्तस्पर्श का प्रकार नहीं, इसका क्या मतलब? तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, यानी कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसको हमने अपने जो है टेक्निक का उपयोग करके नहीं बनाया है या हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, यानी कि ये जो है हमारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये नेचुरल है। आपको बताना कौन सा है, फ्लेक, चॉपर, पेबुल, बोरर। तो आपको बताना है बच्चों कौन सा आपका हथियार है जो हस्तस्पर्श नहीं है, यानी कि जिसको हमने अपने हाथ से नहीं बनाया, मानव ने अपने हाथ से नहीं बनाया है। तो आई होप ये आपको पता होगा, मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ। ये निम्न पुरा पाषाण काल का आपका हथियार है, जब मानव हथियार बनाना बहुत कम जानता था, लेकिन मानव ने तब भी हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग जैसी चीज़ें बनाई थी। तो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है यही सही हो जाएगा। जो पेबुल है ये हथियार मानव ने अपने हाथ का उपयोग करके नहीं बनाया है, क्योंकि ये नदियों में जो पत्थर बहते बहते घिसते घिसते नया नया रूप ले लेते थे, अलग अलग आकार ले लेते थे, उनको भी मानव हथियार के रूप में उपयोग करता था और ऐसे हथियारों को पेबुल कहा जाता था। चलिए बच्चों, आपका अगला प्रश्न है और ये प्रश्न बढ़िया है और बहुत इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इसलिए आप गलत नहीं करेंगे। आपको कालक्रम में सजाना है, जैसे जैसे जो काल बीता है उसके हिसाब से आपको कालक्रम में लगा देना है कि सबसे पहले कौन सा था, उसके बाद और उसके बाद। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने कूट है और ऑप्शन भी है, लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण काल युग। तो बताएंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सही कालक्रम को बता रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है और आप सभी को ये सही करना है, गलत नहीं करेंगे बच्चों। आप सभी को पता है सबसे पहले जो आया था वो पूर्व पाषाण आया था, पाषाण काल का पूर्व पाषाण काल आया। तो आप देख रहे हैं 3 जो है इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी कि या तो बी होगा या तो डी होगा। पूर्व पाषाण काल के बाद जो दूसरा पाषाण आया वो नव पाषाण काल है, यानी कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आप देख रहे हैं 3 के बाद 4 जो है इस ऑप्शन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता, लौह काल और फिर आपका कांस्य काल, सिंधु घाटी सभ्यता और लौह काल, वैदिक युग, यानी कि पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। आई होप बच्चों इसका उत्तर आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित था। बहुत आसान है, शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन आपको थोड़े इजी मिलेंगे, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बताएंगे बच्चों कि कौन सा है, और वेरी इजी, ये कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, बहुत आसान है और आप सभी को पता है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है कानून से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कानून से संबंधित है, ये बहुत ही बढ़िया है। आई होप सबको ये पता है। नेक्स्ट है आपका, मनुस्मृति में सरस्वती और द्वैती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? तो बताएंगे बच्चों कि आपका जो मनुस्मृति है और आपका जो दूसरी नदी है जिसको कहा गया है द्वि या दुष्द्वती, इस नदी के बीच के प्रदेश को या द्वाब को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन में है आर्यावर्त, दूसरा है सप्त सिंधु क्षेत्र या ब्रह्मावर्त या ब्रह्मर्षि देश। तो बताएंगे बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा, और ये बहुत ही बढ़िया है और बार बार एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपकी जो सरस्वती और द्विद्वस नदी के बीच में थी वो था ब्रह्मर्षि ऋषि, और जो गंगा और प्लस यमुना के बीच में था वो आपका ब्रह्मावर्त था, और जो हिमालय से विंध्यन क्षेत्र के बीच में इलाका था उसको मध्य देश कहा जाता था, मध्य देश। और
गंगा यमुना साथ ही आपका सिंधु नदी से लेकर के गंडक नदी तक जब विस्तार हो गया आर्यों का, तो उत्तरी पूरा का पूरा का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाने लगा था। याद रखेंगे बच्चों कि जब गंगा और यमुना के द्वाब के क्षेत्र को पूछेगा तो ब्रह्मावर्त, जब आपका सरस्वती और द्विदश नदी के बीच का पूछेगा तो ब्रह्म ऋषि, जब हिमालय से विंध्य पर्वतीय इलाके के बीच के इलाके को पूछेगा तब वो आपका हो जाएगा वो मध्य देश, और जब उत्तरी क्षेत्र के टोटल भूभाग को पूछेगा जिसको आर्यों ने जीत लिया था तो हो जाएगा आर्यावर्त। तो याद रखेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आई हैं तो इसको गलती नहीं करना है आप लोगों को। आई होप सभी को ये उत्तर पता चल गया होगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है। उद्दालक अरुणा और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की जो है बातें हुई है, डिस्कशन हुआ है। अभिन्नता, ये बच्चों लिखा है अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किस में वर्णित है? किस में वर्णित है बच्चों? याद रखेंगे उद्दालक और अरुणा और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा। याद रखेंगे बच्चों किसके बीच है? ब्रह्म है, ये ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नत के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किस में वर्णित है? यानी कि इन दोनों ने जो वार्तालाप किया है ब्रह्म और आत्मा के बीच में, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में या केन उपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में या मुंडकोप उपनिषद में? ऐसे वार्तालाप एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आगे से ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में ही। और देवकी पुत्र का भी पहली बार उल्लेख यही मिलता है। देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख सबसे पहली बार भी यहीं पे मिला है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आया, इसलिए याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। कनिष्क के काल को बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? आपको बताना है कि कनिष्क के काल को बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है? पहला, बौद्ध धर्म में महायान शाखा का उदय हुआ था। क्या ये बात सही है कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उदय कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ? दूसरा, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा प्रारंभ हुई। क्या इसी काल से महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाकर लोगों ने पूजा प्रारंभ कर दिया था? तीसरा, बौद्ध साहित्य की भाषा संस्कृत हो गई। क्या इस काल से बौद्ध साहित्यों की जो भाषा है वो संस्कृत हो गई थी? और चौथा है कि उपरोक्त सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। आई होप आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं कनिष्क के शासनकाल के बारे में। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है, नेट के एग्जाम में भी मैंने प्रश्न देखा है, तो याद रखेंगे प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? याद रखेंगे बच्चों, बौद्ध संघ कहे या बौद्ध भिक्षु प्लस भिक्षुड़ी, बौद्ध भिक्षु प्लस भिक्षुड़ी कहे, यानी कि चाहे संघ की बात करें, क्योंकि बौद्ध संघ में भिक्षु और भिक्षुड़ी ही रहते हैं और वहाँ आचार्य रहते हैं, और या बौद्ध भिक्षु और भिक्षुड़ी की बात करें या संघ की बात करें कि इनके बारे में जो आचरण संबंधी विधि विधान है, जो नियम कानून है, वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। विनय पिटक में ही ये सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। सुत्त पिटक में भी अगर आए बाबू एग्जाम में तो आप लोग क्या बताएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बुद्ध के उपदेश हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आया भी है ये। इसमें बुद्ध का उपदेश पाया जाता है सुत्त पिटक में। विनय पिटक में नियम है, विधि विधान है, और आपका अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक संवाद हैं, बुद्ध के दार्शनिक संवाद है। याद रखेंगे दार्शनिक संवाद है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आई हैं। और आपको पता है अंगुत्तर निकाय, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा अंगुत्तर निकाय किससे जुड़ा हुआ है? इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। ये सारी बातें याद रखेंगे।
आपके सामने एक और भी बढ़िया प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोगों को देना है। बताएंगे बच्चों कि बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है। बौद्ध धर्म में उपसंपदा क्या है, मैंने इसके पहले बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। पतिमोक्ष मैंने बताया था, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे टर्म्स, उसी में से एक है उपसंपदा। ये भी एग्ज़ाम में आता है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसके लिए सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट प्रश्न। पहला है भिक्षु जीवन का प्रारंभ, क्या उपसंपदा से भिक्षु जीवन का प्रारंभ होता है। दूसरा है किसी आचार्य के निरीक्षण कुछ दिनों का अध्ययन, यानी कि किसी आचार्य के निरीक्षण में कुछ दिनों का अध्ययन क्या उपसंपदा कहलाता है। तीसरा है किसी प्रस्ताव पर बहुमत से होने वाला निर्णय, क्या ये बात सही है। और चौथा है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। तो बताएंगे बच्चों कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। आपका ये भी थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन पूरी तरह से जो परफेक्ट है वो आपका चौथा ऑप्शन सही है कि बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। यानी कि जब कोई बच्चा बौद्ध संघ में पढ़ने के लिए जाता है तब उसका जो संस्कार होता है उसको उपोस्थ संस्कार कहते हैं। उसको उपोस्थ या उपोस्थ की जगह पे बच्चों प्रवज्या भी कहते हैं। प्रवज्या, ये प्रवज्या संस्कार होता है जब बच्चा संघ में पढ़ने के लिए जो है अनुमति लेता है या प्रवेश करता है। लेकिन वो बच्चे जो आगे अपना जीवन बौद्ध भिक्षु की तरह गुजारना चाहते हैं, अपने पूरे जीवन को बौद्ध धर्म को समर्पित करना चाहते हैं, तो उनका एक और संस्कार होता है, उसको उपसंपदा संस्कार कहते हैं। तो यही है बौद्ध जीवन या बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को उपसंपदा कहते हैं। इसके बाद व्यक्ति अपना घर बार सब कुछ छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है और हमेशा हमेशा के लिए बौद्ध धर्म का हिस्सा हो जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में आसन प्रज्ञापक शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। पहला है संघ की सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी के लिए। दूसरा है संघ के सदस्यों का नैतिक आचरण के अनुपालन की शिक्षा देने वाले अधिकारी के लिए। तीसरा है संघ की सभा में उपस्थित अधिकतम सदस्य संख्या के लिए। चौथा है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो बताएंगे बच्चों कि आसन प्रज्ञापक शब्द किसके लिए उपयोग में लाया गया, बौद्ध संघ में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आई होप इसका उत्तर भी आप लोगों के लिए आसान होगा। इसको याद रखेंगे बच्चों, आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही है। संघ की सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था, इसी को आसन से पता चल रहा होगा बैठने की बात। प्रज्ञापक यानी कि जो व्यवस्था करे, आसन प्रज्ञापक मतलब जो संघ में बैठने की व्यवस्था करे, उसी को कहा गया है आसन प्रज्ञापक। याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है संघ की सभा में नति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। नति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। पहला है सभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव। दूसरा है प्रस्ताव रखने से पूर्व दिया जाने वाला सूचना। तीसरा है सदस्यों को दंडित करने वाला प्रस्ताव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चों आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। याद रखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ये बहुत दुर्लभ प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। याद रखेंगे, अब ऐसे ही गूढ़ प्रश्न आने लगे हैं एग्जाम में, आप रिपीटेड क्वेश्चन कम आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव को ही सभा में नति कहा गया है। सभा में नति शब्द का प्रयोग सभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है और ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। सर्वाधिक संख्या में चित्र भीमबेटका के किस काल से मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं भीमबेटका में वो किस काल से मिले हुए हैं, आप लोगों को ये बताना है बच्चों। आई होप आप इसका उत्तर बता सकते हैं और आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आसान भी होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं, इसलिए आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका कौन सा टाइम पीरियड है जब आपके जो भीमबेटका इसमें सबसे ज़्यादा चित्रकारी की गई थी। याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है
कि जो आपका मध्य पाषाण काल है, इस काल में सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए थे। तो शुरुआत आपका हो गया था पूरा पाषाण काल में ही, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में जो चित्र हैं भीमबेटका में मिले हैं वो किस काल से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक आप इसको याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और ये प्रश्न भी आपका बढ़िया है। 2 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली हड़प्पा की बस्ती कौन सी थी? कौन सी हड़प्पन बस्ती ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रखने वाली बस्ती थी? आपको ये बताना है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी एग्ज़ाम में कई बार आए हुए प्रश्न हैं। आई होप आप इसका उत्तर भी बता सकते हैं कि कौन सा है जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा घनत्व रखने वाला बस्ती है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, आप सभी को पता है। यहाँ पर 7 महानगरों में से 2 महानगर ऐसे हैं जिन्हें जुड़वा राजधानियाँ भी कहा जाता था, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जन घनत्व देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और आई होप आप लोगों को ये पता भी है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाई पुरा स्थल से प्राप्त बर्तन को विद्वानों ने दवात की संज्ञा प्रदान की है? यानी कि कौन से स्थल से दवात की जैसी चीज़ मिली है और उसको विद्वानों ने दवात की संज्ञा प्रदान की है? तो आई थिंक आपको इसका उत्तर भी पता होना चाहिए। क्या लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या चिन्होदड़ो है? बताएंगे बच्चों, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त बर्तन को विद्वानों ने दवात की संज्ञा दी है? दवात आप सब जानते हैं, ऐसा बोतल जिसमें इंक वगैरह पहले रखा जाता था। पहले के टाइम में बच्चे इंक रख करके उससे लिखने का काम करते थे। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह नगर जिसको उद्योग नगर कहा जाता था, जहाँ पे प्रसाधन सामग्री जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, वो था आपका चिन्होदड़ो, और यहीं से दवात जैसे जो है पॉट भी मिला है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है, और ये आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है, बिल्कुल IAS का प्रश्न। अब इससे आप लोगों को बढ़िया से उत्तर देना है और गलती नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही नहीं है? सबसे पहले तो बच्चों ये हाईलाइट किया करें कि कौन सा है जो सही नहीं है। आप बताएंगे, पहला है, अधिकतर नगर कच्चा ईंट से होने के कारण कालीबंगा एक दिनहीन बस्ती प्रतीत होता है। क्या अधिकतर जो निर्माण है वो कच्ची ईंट से हुआ था कालीबंगा में, इसलिए ये बस्ती काफ़ी टूटी फूटी अवस्था में मिली है? क्या ये बात सही है कि कालीबंगा की जो निर्माण कार्य किए गए थे वो ज़्यादातर कच्ची ईंटों से किया गया था, इसलिए दिनहीन अवस्था में मिला? दूसरा, क्या हड़प्पा के लोग शतरंज व पासे के खेल से परिचित थे? तीसरा, वहाँ के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था? क्या ये बात सही है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ज्यामितीय रूपांकनों से परिचित थे? और चौथा है, हड़प्पा सभ्यता में मिस्र की भांति अधिकतर भवन का निर्माण धूप में सुखाई ईंटों से हुआ था? क्या ये बात सही है कि जैसे मिस्र के लोग अधिकतर ईंट जो है मकान धूप में सुखाए हुए कच्ची ईंटों से करते थे? क्या वही चीज़ें आपके यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है? तो कोई एक स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है और आपको वही बताना है, और आई होप आप इसका उत्तर बता सकते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है या मेरी जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर उसको अच्छे से देखा है तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। आप सभी को पता है कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर जो जगह है वहाँ से पक्की ईंटों के मकान मिले हुए हैं। सिर्फ आपका कालीबंगा ऐसा अपवादिक क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादातर निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है, अन्यथा मोस्टली जो नगर हैं वहाँ पर पक्की ईंटों से भवन निर्माण और नालियाँ वगैरह सब कुछ बनाई गई हैं। तो याद रखिए बच्चों, आपका चौथा गलत है। यहाँ पे पक्की ईंटों का निर्माण बड़े पैमाने पे हुआ और जो है पक्की ईंटों का प्रयोग भी बड़े पैमाने पे हुआ था। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही है। क्या हड़प्पा सभ्यता में निर्मित होने वाले भवनों के बारे में कौन सी विशेषता नहीं थी? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में निर्मित होने वाले भवनों की क्या विशेषता नहीं थी। पहला, 2 आसपास के घरों की दीवारें सादी होती थी। क्या ये बात सही है? दूसरा, अच्छा यहाँ पे सादी नहीं, यहाँ पे साझी होगा बच्चों, याद रखेंगे साझी।
साझी होती थी। क्या दो आसपास के घरों की जो दीवारें होती थी वो साझी होती थी, यानी कि एक ही दीवार पर दो मकान बनते थे। दूसरा, ऊपर की मंजिल में जाने के लिए क्या यहाँ पे आप बताएंगे, सीढ़ियाँ होती थी। सीढ़ियाँ होती थी किंतु खिड़कियाँ नहीं होती थी। तीसरा, कमरों की दीवारों के साथ अलमारियाँ होती थी। और चौथा, घरों के दरवाजे प्रायः मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आपको बताना बच्चों कौन सा है जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही नहीं है। और आप सभी को पता है इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, और वो स्टेटमेंट कौन सा है ये भी आप सबको पता होगा। तो आई होप ये चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही नहीं है, क्योंकि घरों के जो दरवाजे हैं ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, ये गलियों की ओर खुलते थे। मैंने बताया भी था कि ये लोग सफाई को बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, ये लोग जो है सुरक्षा को भी ध्यान देते थे, इसीलिए इन लोगों ने अपना मकान का जो मेन दरवाज़ा है वो सड़क की तरफ ना खोल करके गलियों की तरफ खोलते थे। इसलिए आपका जो चौथा है ये सही नहीं है। बाकी सही है कि दो आसपास के घरों की दीवारें साझी होती थी और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती थी, किंतु मकानों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मकानों का ये कमज़ोर पॉइंट है कि उनके घरों में खिड़की नहीं बनाई जाती थी, जिसकी वजह से घरों में उजाले की कमी रहती थी, अंधेरा रहता था, और घरों में लाइट और हवा ना आने की वजह से घरों में सीलन भी बना रहता था। अगर आपसे कोई पूछे कि उनके भवन निर्माण में कौन सी कमी थी, तो ये सबसे बड़ी कमी थी कि उनके भवनों में खिड़कियां नहीं होती थी, जिससे हवा और रोशनी के आने की समस्या होती थी, अंधेरा और नमी उनके घरों में पाया जाता था। और तीसरा, कमरों की दीवारों के साथ अलमारियाँ होती थी। ये बात सही है, वो लोग दीवारों में अलमीरा बना के रखते थे वस्तु वगैरह रखने के लिए। तो सही नहीं बताना था बच्चों, तो आपका 4 जो है ये सही नहीं है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता एक उच्च कोटि की सभ्यता क्यों मानी जाती है? क्या रीज़न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक उच्च कोटि की सभ्यता मानते हैं, ये बताना है आप लोगों को। और आई होप आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, यहाँ के लोगों ने कपास का सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्या ये बात सही है कि यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? दूसरा, वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय का प्रयोग किया करते थे? तीसरा, विभिन्न प्रकार के धातुओं के प्रयोग से परिचित थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न धातुओं के प्रयोग से परिचित थे? और चौथा, चौड़ी सड़कें और चौड़ी नालियों से नगर निर्माण हुआ था। आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को उच्च कोटि की सभ्यता मानी जाती है। ये सारी बातें आपको पता है कि सही हैं, लेकिन इनमें से कोई एक रीज़न जिसने सभ्यता को नाम ही दे दिया, और वो रीज़न आपको बताना है, जिसकी वजह से ये तत्कालीन सभ्यताओं से सबसे अलग और विशिष्ट हो गई थी। तो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी सड़कें, चौड़ी नालियाँ और बहुत ही खूबसूरती से नगर निर्माण देखने को मिलता है। नगर निर्माण की वजह से ही इसको नगरीय सभ्यता कहा गया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इससे भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, अपनी हड़प्पा लिपि के संबंध में, यानी कि आपको बताना है कि हड़प्पा लिपि के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही है, कौन सी बात है जो हड़प्पा लिपि के बारे में सही है, आपको ये बताना है। पहला है, मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि की तरह क्या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि की तरह है? दूसरा, यह बेबीलोनिया के क्यूनीफॉर्म लिपि की तरह है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये बेबीलोनिया के क्यूनीफॉर्म लिपि की तरह है? और आपको अगला बताना है कि मिस्र के हायरोग्लिफिक लिपि की तरह है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि की तरह है? और आपका चौथा है कि इसकी अपनी लिपि थी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि थी? तो आपको बताना है बच्चों कि इसमें से कौन सा है जो कि आपका सही है, आपको बताना है। कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा, ये तो आप सभी को पता ही चल गया है, और वो कौन सा स्टेटमेंट है आपको ये बताना है।
आई होप बच्चों आप सभी को पता होगा कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि थी जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरह से लिखी जाती थी और इसको भाव चित्रात्मक लिपि, इसको बोस्टोफिडन लिपि, इसको गोमूत्रिका लिपि, इस तरह के लिपियों का उपनाम भी दिया गया था। बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर दीजिएगा और ये गलती नहीं करेंगे आप लोग। बताएंगे कि मोहनजोदड़ो से एक पशुपति शिव की एक मुहर पर अंकन मिला है। आपको बताना है कि उस मुहर पर जिस पे पशुपति शिव बने हुए हैं और उनके साथ बहुत सारे पशु बने हुए हैं, उस मुहर पे कौन से पशु पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। ये आपका पहला ऑप्शन है। और आपका दूसरा ऑप्शन है भैंसा, गैंडा, बाघ और हाथी। और आपका सी ऑप्शन है हाथी, बाघ, भैंसा और शेर। तो बताएंगे बच्चों, पहला ऑप्शन है हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। दूसरा है भैंसा, गैंडा, बाघ और हाथी। चौथा है हाथी, बाघ, भैंसा और शेर। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो पशुपति शिव की मुहर मिली है, उनकी बाएं तरफ 2 जानवर है, दाएं तरफ 2 जानवर है, सामने जो है हिरन, मोर, ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा, यानी कि वो पशु कौन से हैं जो उस मुहर पर अंकित हैं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। भैंसा और गैंडा इनके बाएं तरफ हैं पशुपति के, और दाएं तरफ बाघ और हाथी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्ज़ाम में आता है ये। नेक्स्ट है, और आपको ये कूट की सहायता से उत्तर देना है, तो सावधानी से सारी बातों को पढ़ेंगे। कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व कौन कौन से। सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व कौन से हैं आपको ये बताना है। पहला है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनैतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय और स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा है भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। और चौथा सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। आप बताएंगे बच्चों कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है केवल पहला, दूसरा है केवल दूसरा, तीसरा, सी में है केवल तीसरा, और डी में है पहला, दूसरा, तीसरा। तो बताएंगे बच्चों कौन सा सही है। क्या सामंती व्यवस्था में केंद्र बहुत ज़्यादा सशक्त होता है और जो प्रांत है, प्रांत और स्थानीय राजनीति अपनी जो है दुर्बल सत्ता होती है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि सही है। दूसरा भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, और आपका तीसरा है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों आपका कौन कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो सामंत जो होते हैं ये अपने आप को बिल्कुल राजा के जैसे समझते हैं, इसलिए केंद्र में तो राजा शक्तिशाली रहता है, लेकिन जो प्रांत है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका यानी कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय तथा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, यानी कि प्रांत और स्थानीय क्षेत्रों पर राजा का आधिपत्य नहीं रह जाता, क्योंकि सामंती व्यवस्था में सामंत अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और खुद को राजा जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और दूसरा भी सही है कि भूमि नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। जब आप जानते हैं कि सामंतों को उदय होगा तो जाहिर सी बात है स्थानीय स्तर के सारे लैंड उनके अधीन में आ जाते हैं, और इस
वजह से भूमि नियंत्रण और स्वामित्व आधारित ये प्रशासनिक संरचना का उदय होता है जब भी सामंती व्यवस्था कायम होता है। और तीसरा भी सही है कि सामंत और जो राजा होता है उसके बीच स्वामी और दास का संबंध बन जाता है, या कहिए कि जो सामंत है ये प्रजा और सामंत के बीच स्वामी दास का संबंध बन जाता है, क्योंकि जो सामंत होते हैं ये आम जनजीवन से टैक्स लेते हैं और उस टैक्स का एक हिस्सा राजा को दे देते हैं। तो ये जनजीवन जो होते हैं ये आम लोग इनके दास की तरह हो जाते हैं, उनके साथ दास जैसा व्यवहार करते हैं। तो सामंत में जो होते हैं सामंत तथा उसके अधिपति यानी कि जो उनके मालिक होते हैं उनके बीच भी स्वामी दास का संबंध हो जाता है, यानी कि राजा इनको अपना दास समझता है और अपने आप को स्वामी समझता है, और ये सामंत भी अपने नीचे के जो लोग होते हैं काम करने वाले उनको भी ये अपना दास ही समझते हैं। तो राजा और सामंतों के बीच बिल्कुल दास और स्वामी का एक संबंध बन जाता है। बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बच्चों, ये आप लोग गलत नहीं करेंगे, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा। कथन है जजमानी प्रथा वह थी जिसमें ग्राम के कारीगर कृषक परिवारों को फसल के हिस्से के बदले अपनी उत्पादों की पारंपरिक रूप से नियत मात्राओं की पूर्ति करते थे। कारण है जजमानी प्रथा जोतदारों और बरगीरदारों की एक प्रथा थी। आपको बताना है बच्चों की कौन सी बातें हैं जो कि सही हो जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आम जनजीवन से जुड़ी हुई बातें, इसलिए ये आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है कि जो ये जजमानी प्रथा है ये कैसी प्रथा है। जजमानी प्रथा आप जानते हैं गांव में पहले के टाइम में नाई और पंडित साथ ही जो चर्मकार होते थे और जो धोबी होते थे ये सब का जजमानी होता था, यानी कि कुछ खास लोगों के यहाँ ये बंधे रहते थे जिनको शादी विवाह और अन्य उत्सव महोत्सव पर कुछ जो है उत्पादन का हिस्सा दे दिया जाता था, बदले में उनसे जैसा उनका काम होता था उसी हिसाब से उनसे काम लिया जाता था। तो पहला सही नहीं है, क्योंकि जजमानी प्रथा वह थी जिसमें ग्राम के कारीगर कृषक परिवारों को फसल के हिस्से के बदले अपने उत्पादों की पारंपरिक रूप से नियत मात्रा की पूर्ति करते थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जजमानी प्रथा थी इसमें जो गांव के कारीगर कृषक होते थे इनके परिवारों को फसल का हिस्सा नहीं दिया जाता था, बल्कि ये गांव के ऐसे लोग होते थे, ये कारीगर कृषक नहीं होते थे, बल्कि आप जानते हैं ये लोग काम ऐसे ही सेवा का काम करने वाले लोग होते थे जो कि अपना सेवा देते रहते थे और विभिन्न अवसरों पर इनको जो भी जिसके पास व्यवस्था होती थी उसको उनको उपलब्ध करा दिया करते थे, वही उनका जो है हिस्सा होता था। इसी को जजमानी कहते थे, यानी कि जहाँ जहाँ के लोगों को वो अपनी सेवाएं देते थे वो लोग इनको विभिन्न अवसरों पर कुछ खाने पीने की चीज़ें, पहनने ओढ़ने की चीज़ें उपलब्ध करा देते थे। तो ये जजमानी प्रथा थी। और जो आपका कारण ये सही है, जजमानी प्रथा जोतदारों और बागीरदारों की एक प्रथा थी। बिल्कुल बड़े बड़े जो जोतदार होते थे, बरगीरदार होते थे, ये ही सारे लोग जजमान होते थे, यानी कि इन्हीं के यहाँ लोग काम करते थे और ये लोग विभिन्न अवसरों पर ऐसे गरीब लोगों को या ऐसे जो सेवाएं देने वाले लोग होते थे उनको स्वेच्छा से जो भी इच्छा होती थी वो दे दिया करते थे। तो आपका कारण तो सही है बच्चों, लेकिन कथन गलत है। तो कथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये, गांव वगैरह में जो भी रहते हैं वो लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से मिली नर्तकी की मूर्ति किस प्रजाति की थी? पहला है आद्य ऑस्ट्रेलायड, दूसरा मंगोलायड, तीसरा भूमध्य सागरीय, चौथा है अल्पाइन। बताइए बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और यहाँ से आप लोगों को कई पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अच्छे से बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मिली नर्तकी की मूर्ति किस प्रजाति की थी। तो याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अद्यतन ऑस्ट्रेलायड थी जो हड़प्पा सभ्यता है कि ये मोहनजोदड़ो से जो कांसे की 10 इंच लंबी नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति की थी। मंगोलायड प्रजाति का कौन था? तो ये भी मोहनजोदड़ो से जो एक योगी की मुद्रा में मिला हुआ पत्थर का धड़ है, उस योगी की मुद्रा का जो
मुद्रा में मिला हुआ जो धड़ है ये किस प्रजाति का था, तो ये मंगोलाइट था। आपने देखा भी होगा उसकी मूर्ति की जो नाक थी वो चपटी थी, आंखें भी काफ़ी धसी धसी थी, चपटा चेहरा था, तो वो मंगोलाइट प्रजाति का था जो योगी की मुद्रा में मिला है। और जो कांस्य की नर्तकी मिली है ये ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की थी। याद रखेंगे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग पाए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। और ये भी क्वेश्चन आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रजाति के लोग नहीं पाए गए हैं, किस प्रजाति के लोग नहीं पाए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं पाए गए हैं, वो हैं निग्रो। निग्रो प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं, इनके अवशेष नहीं मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो मिले हैं भूमध्य सागरीय मिले हैं, ये भी याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय, निग्रो बिल्कुल नहीं मिले हैं। नर्तकी ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है और योगी मंगोलाइट प्रजाति का है। याद रखेंगे बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा। आपका धीरे धीरे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेली इंपॉर्टेंट तथ्य मिल जाते हैं, इस वजह से छोड़ते नहीं बन रहा है, नहीं तो हम जल्द ही आपका जो है मेडोल हिस्ट्री शुरू कर देते। वैसे जल्द ही शुरू करेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोगों को पूरा प्रोवाइड कर दें जितना मेरा सामर्थ्य है, क्योंकि तथ्यों की कमी नहीं है। हिस्ट्री कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, जितना भी पढ़ते रहिए जीवन काल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। जैसे ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी आप लोगों का मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग शुरू करेंगे। और साथ ही आपका इकोनॉमी तो चल ही रहा है, बढ़ चढ़ के क्लासेस को अटेंड कीजिए, बार बार रिविजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपने नॉलेज को मजबूत बनाइए। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम लोग अगले दिन ऐसे ही बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे। थैंक यू आप सभी को शुभ रात्रि।